हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, एसएचएम के हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं इसके अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन की। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एसएचएम जो चैप्टर है वो दो फॉर्मेट में हमारा डिवाइडेड है, दो सेक्शन में हम डिवाइडेड बोल सकते हैं। एक में तो हम बेटा इसके रिलेटेड मैकेनिक्स की बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब कि हमने इसमें डिस्कस किया होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एनर्जी, ये सारी टर्म्स क्या होंगी, कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर फ्रेम होंगे। ये इसका पहला सेक्शन था जो हमने डिस्कस कर लिया था। एक इसका अनदर सेकंड सेक्शन आता है जिसमें हम बातचीत करते हैं बेटा टाइम पीरियड के बारे में, कि कोई भी ब्लॉक अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो कितने टाइम में वो अपना एक कंप्लीट राउंड पूरा कर लेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है डिफरेंट केसेस के लिए टाइम पीरियड क्या होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसमें से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाए तो दो भी आ जाए, लेकिन एक तो डेफिनेटली आता ही है। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारा ये टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट है क्या है। और इसको बेटा वही सेम हम स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग सिस्टम से। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए सबसे पहले मैं बातचीत कर लेता हूं। लेट्स से मैं बोल देता हूं, आपको दिया हुआ है कि कोई भी बेटा एक ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k और इससे मैंने m मास को अटैच कर रखा है। कोई भी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इससे m मास के ब्लॉक को हमने अटैच कर रखा है एंड इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सीधी सी बात है कि जैसे अभी ये नेचुरल लेंथ में है, फिर ये स्प्रिंग को एक्सटेंड करेगा और ये x इक्वल टू a एम्पलीट्यूड तक आएगा और फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करके x इक्वल टू -a तक जाएगा। ओवरऑल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। अगर मैं इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ करूं तो सबसे पहले पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आया होगा, देन एक्सट्रीम से मीन पर रिटर्न हुआ होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम तक गया होगा और वापस से मीन पोजीशन पे आया होगा। कुछ इस वे में इसने अपना एक राउंड पूरा किया होगा। बता रही है समझ में? अगर इसके मोशन को आप एनालाइज करो, ये मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि पहले ये एक्सटेंड होगा, फिर मीन पोजीशन, फिर कंप्रेस होगा, फिर वापस से मीन पोजीशन पे आएगा। डेट मीन ये जो पूरी इवेंट है इसको मैं 4 स्टेप में स्प्लिट कर सकता हूँ। ये A है, ये B है, फिर C है, फिर D है और ये अपना E। A से B एक इवेंट होगा, B से C होगा, C से D होगा, D से E होगा, राइट। अगर मैं बोलूँ पूरी जर्नी का टाइम T है, कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ पूरी जर्नी का टाइम T है तो एक स्टेप का टाइम इसका T/4 होगा। ऐसे T/4 इंटरवल में इसने अपने स्टेप कवर किए होंगे। ओवरऑल इसका टाइम पीरियड अपना T आया होगा, करेक्ट। तो आपसे पूछ लेता है अगर ये स्प्रिंग एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो इसके इस टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। अगर स्प्रिंग एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा, किस तरीके से हम टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, लेट्स से अब मैं इस डायग्राम को आपको डेरिवेशन भी बता देता हूँ। डेरिवेशन समझ लो, डेरिवेशन से क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लेट्स से आपको दिया हुआ बेटा ये स्प्रिंग है, अभी ये नेचुरल लेंथ में थी, करेक्ट। जैसे ही मैंने इस पर एक m मास का ब्लॉक अटैच किया तो इसने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया अप टू डिस्टेंस x। जैसे मैंने एक ब्लॉक लगाया तो ब्लॉक पर नीचे फोर्स लगेगा mg। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स mg ये स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा और स्प्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, राइट। इफ आई राइट हियर रीस्टोरिंग फोर्स, कितना रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा, विच इज इक्वल टू होगा -kx। कितना रीस्टोरिंग फोर्स आएगा इसमें, -kx, करेक्ट। सेम वे में अगर मैं बेटा यहाँ पर लिखता हूँ फोर्स डेट इज इक्वल टू होगा ma। एक तो हम बोल सकते हैं स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स आ गया -kx। सेकंड हम बोल सकते हैं फोर्स डेट इज इक्वल टू होता है ma, विच इज इक्वल टू होता है -km⍵²x। बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया था एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन जो आया था a इक्वल टू -ω²x और -ω²y। ठीक है, x या y का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, x डायरेक्शन में ले रहे हैं तो x लिख दिया, y में ले रहे हैं तो y लिख लिया। कोई भी स्टैंडर्ड हम यूज में ले सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो रीस्टोरिंग फोर्स तो हो गया -kx, यहाँ पर बेटा फोर्स हो गया -m⍵²x। इसको मैं बोल देता हूँ डेट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। तो देखो बच्चों, अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो मैं यहां से लिख दूंगा के एक्स डेट इज इक्वल टू होगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोनों ही फोर्स हैं तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे। एक्स से तो एक्स अपना कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आएगा के अपॉन एम। डेट मीन्स यहाँ से ओमेगा विच इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम विच इज इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर मैं लिखूंगा टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग मास ब्लॉक विच इज इक्वल टू होगा 2 पाई रूट एम अपॉन के। एम तो है बेटा यहाँ पर इस ब्लॉक का मास और के है स्प्रिंग कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ लो। इसमें ना कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा। और मैं आपको बताऊंगा अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हम स्प्रिंग ब्लॉक पे करेंगे, एक एक चीज़ को हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। पहले पहली बात को समझ लेते हैं कि जैसे मैंने ब्लॉक को अटैच किया तो इसमें एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ओवरऑल स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा एंड द रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग विच इज इक्वल टू होगा हमारा माइनस के एक्स। सेकेंड वे में मैं लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू एम ए। यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू को पुट कर दिया, एक फोर्स की इक्वेशन यहाँ से बना ली, सेकंड मैंने रीस्टोरिंग फोर्स से बना ली। ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम दी जाए ऑल टाइम जो हमारी अप्रोच रहने वाली है वो यही है। ठीक है, चाहे वो स्प्रिंग ब्लॉक हो, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, या कोई भी अनदर सिस्टम दे, अगर कोई भी सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड निकालने का जो सबसे बेस्ट वे है वो यही है। आपको एक तो रीस्टोरिंग फोर्स लिखना है, सेकेंड इक्वेशन एफ इक्वल टू एम ए हमें ऑलरेडी पता है, उन दोनों इक्वेशंस को आपको कंपेयर करना है। जैसे ही कंपेयर करोगे तो टाइम पीरियड डिटरमाइन हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक मास दैट इज इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट एम अपॉन के। ये डिपेंड करेगा इस ब्लॉक का मास कितना है, ये डिपेंड करेगा जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। आ रही बात समझ में? अगर मैं के को चेंज करूंगा तो टाइम पीरियड चेंज होता हुआ चला जाएगा, या मैं मास को बढ़ाऊंगा तो भी टाइम पीरियड में चेंज होगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप एक बार नोट डाउन करो, फिर इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट निकालते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारी फ्रेम हो सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। लिख लो बच्चों इसे, दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और पता है मजे की बात ये है, इसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे हमारे जो न्यूमेरिकल्स बन रहे होते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारे आ रहे होते हैं, वो मल्टीपल टाइप के पॉसिबल, मल्टीपल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट पॉसिबल है, तो मल्टीपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पर फ्रेम हो सकती हैं। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम पूछी गई हैं अपने एग्जाम में वो स्प्रिंग ब्लॉक से ही पूछी गई हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम यही पढ़ रहे हैं। चलिए देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, अब कॉन्सेप्ट की हम बातचीत करेंगे जहाँ से हमारी लर्निंग मेन होने वाली है। अगर मैं बोलूँ कि ये कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर एम मास के ब्लॉक को अटैच किया तो इसका टाइम पीरियड आया 2 पाई रूट एम अपॉन के। करेक्ट। लेट्स से मैं स्प्रिंग को वर्टिकल ना रख के हॉरिजॉन्टल रखता हूँ। ये हमारी स्प्रिंग है, इनिशियली बेटा ये अपनी नेचुरल लेंथ में, मतलब कि यहाँ पर x इक्वल टू अपना क्या है, 0 है। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक अटैच किया और या मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है x। तो अगर आप यहाँ पर भी रीस्टोरिंग फोर्स लिखोगे तो इधर भी रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा हमारा माइनस के एक्स। सेकेंड इक्वेशन बनेगी f इक्वल टू एम ए, और इनसे अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे तो ये भी आएगा हमारा 2 पाई रूट एम अपॉन के। चाहे मैं स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल रखूँ, चाहे मैं स्प्रिंग को वर्टिकल रखूँ, टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। टाइम पीरियड आएगा यहाँ पर भी 2 पाई रूट एम अपॉन के। सेम वे में आप ड्राइव करने वाले हो जो मैंने यहाँ पर ड्राइव किया। एक इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों को कंपेयर करोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट एम अपॉन के। बात आ रही है समझ में? क्लियर? अब देखिए, अब लेट्स से मैं केस को चेंज कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि अब ये आपको कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, करेक्ट, और यहाँ पर बेटा ये स्प्रिंग है, इससे मैंने एम मास को अटैच कर रखा है। अब आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। कॉन्सेप्ट समझना है हमें, ना कि फॉर्मूला को रटना है। फॉर्मूला याद करना एकदम आसान है, बच्चे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नीट वाला जो क्वेश्चन आएगा वो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा है तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछने वाला है, वो सभी को पता है।
ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो वो आपको डिफर भी नहीं करेगा, हर बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा। तो मुझे निकालना है कि ये इंक्लाइन पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, तो आपको बताना है कि यहाँ पर बेटा इसका टाइम पीरियड क्या होगा। चलिए, तो इस वाले को आप नोट डाउन करो, फिर इन कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। या मैं ऐसे बोल दूं बेटा, केस 4 आपको बोला है कि ये कोई भी एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर स्प्रिंग रखी है, यहाँ पर ब्लॉक अटैच कर रखा है और लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सीलरेशन A। ये लिफ्ट अपवार्ड जा रही है विद एक्सीलरेशन A, तो टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। या मैं बोल दूं लिफ्ट नीचे जा रही है विद एक्सीलरेशन A, तो टाइम पीरियड क्या होगा। ये सारी प्रॉब्लम को कैसे डील करना है या इनका टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं कि स्प्रिंग को हमें कैसे भी अटैच करके दे दे, टाइम पीरियड को किस वे में लिखा जा सकता है, उस पूरी बात को समझने का ट्राई करते हैं। चलिए, कर लिया नोट डाउन। पहले केस 3 समझ लेते हैं। देखो बच्चों, केस 3 को समझने से पहले अब मैं आपको डिटेल में वर्टिकल वाले का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तो इससे आप केस 3, केस 4 या और भी जो केस हैं वो समझ पाओगे। जैसे इनिशियली स्प्रिंग पे कोई भी ब्लॉक अटैच नहीं था, स्प्रिंग मास लेस है और इसकी नेचुरल लेंथ है L0, राइट। जैसे ही मैंने इस पर मास अटैच किया तो मास अटैच होने के कारण मास इसको नीचे पुल करेगा। आ रही है बात समझ में। और कब तक पुल करता रहेगा, जब तक कि नीचे और ऊपर के फोर्स इक्वल ना हो। डेट मीन्स जैसे ही मैंने इस पर मास अटैच किया तो इस पर नीचे फोर्स अप्लाई हुआ mg और ऊपर फोर्स अप्लाई होगा बेटा स्प्रिंग फोर्स। लेट्स से एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इनिशियली mg डोमिनेटिंग था, जैसे मैंने यहाँ पर m मास लगाया, ये खींचने लगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो mg के इक्वल हो गया। और कितनी डिस्टेंस पर हो गया, x0 पर। तो मैं बोल दूंगा हेयर fs दैट इज इक्वल टू होगा kx0 विच इज इक्वल टू होगा mg। आ रही बात समझ में। इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, जैसे ही मैंने इस पर ब्लॉक को अटैच किया तो इसका mg फोर्स डोमिनेटिंग था, वो mg फोर्स स्प्रिंग को नीचे पुल करने लगा। अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होने लगी तो स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। जैसे जैसे इसका स्ट्रेच बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट अपना बढ़ता जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती हुई जाएगी। बात आ रही है समझ में। और एक ऐसी पोजीशन हमें अचीव होगी जब mg फोर्स स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस mg दैट विल बिकम इक्वल टू kx0, राइट। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए हुआ क्या, अगर इस बात को थोड़ा और समझा जाए, जब mg डोमिनेटिंग था तो mg नीचे आ रहा है, ओवरऑल ब्लॉक एक वेलोसिटी भी गेन करना चालू कर देगा। हालांकि इस पोजीशन पे नेट फोर्स 0 हो गया है, बट स्टिल ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी है। ऐसा क्यों है, देखो कुछ बच्चों को तो ये बात समझ में आ गई होगी कि वेलोसिटी क्यों है, जिनको समझ में नहीं आई वो समझ लो। इनिशियली mg ज्यादा था तो mg का जो वर्क डन है वो स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन से ज्यादा होगा। ओवरऑल यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि बेटा जो वेलोसिटी है, ये वर्क डन, अगर नेट वर्क डन यहाँ 0 है तो इसको कोई ना कोई वेलोसिटी मिल जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम से बोल सकते हो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ लो, बिल्कुल अगर मैं लेमन तरीके की बातचीत करूं कि एकदम नीच लेवल पे हम बातचीत करें, एकदम आसान तरीका, तो मान लो mg फोर्स था पहले 100 न्यूटन, स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं थी तो स्प्रिंग फोर्स था 0। अब mg तो हमेशा 100 न्यूटन ही रहने वाला है, राइट। स्प्रिंग फोर्स 0 से 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, इस पर आकर वो 100 के इक्वल हो गया। तो देखिए ये तो 100 के रेस्पेक्ट में नीचे आया है, लेकिन ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो किसका वर्क डन ज्यादा होगा, mg का। ओवरऑल नेट वर्क डन नॉन जीरो, और नेट वर्क डन नॉन जीरो है तो इसको कोई ना कोई वेलोसिटी मिल जाएगी, करेक्ट। इस वेलोसिटी के कारण ये ब्लॉक स्प्रिंग को फर्दर स्ट्रेच करेगा। इस वेलोसिटी के कारण ये ब्लॉक स्प्रिंग को फर्दर स्ट्रेच करेगा। लेट्स से बेटा अब ये स्प्रिंग को x और स्ट्रेच कर देता है, करेक्ट। सो देन आई कैन राइट स्प्रिंग फोर्स
डेट विल बिकम इक्वल टू, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि कैसे टाइम पीरियड लिखा जाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे तो हर टाइप की प्रॉब्लम कर पाओगे, हर टाइप के न्यूमेरिकल को स्प्रिंग ब्लॉक से रिलेटेड आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फॉर्मूला ही रटना पड़ेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक में अगर बेटा मैं देखूं यहाँ स्प्रिंग फोर्स है कितना है, आप यहाँ पर बोल सकते हो ये x है, ये x नॉट है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा x प्लस एक्स। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x प्लस एक्स नॉट। दैट मीन्स मैं यहां पर बोल सकता हूं नेट फोर्स F नेट, अगर नेट फोर्स इस पर लिखा जाए तो नीचे तो लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है बेटा स्प्रिंग फोर्स, नेट फोर्स हो जाएगा अपना स्प्रिंग फोर्स माइनस mg। नेट फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स माइनस mg। ओनली अमाउंट की बातचीत करूंगा, मैंने अपवार्ड को पॉजिटिव ले लिया है। ठीक है, अगर मैं अमाउंट ही लिखता हूँ तो यहाँ से ये हो जाएगा kx प्लस kx नॉट माइनस mg। आ रही है बात समझ में? करेक्ट। तो मैं बोल दूंगा बेटा नेट फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, mg तो किसके इक्वल है kx नॉट के, डेट इज इक्वल टू क्या आएगा kx। जो मैंने डायरेक्टली लिखा था आपको पहली इक्वेशन में, और डायरेक्टली समझना एकदम आसान लगता है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। सच बात बताऊं तो ये इनकम्प्लीट है। अगर कोई सीधा लिखता है तो उसने बस एक बेवकूफ़ बना के आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। ठीक है, क्योंकि सीधा भी लिखता है तो हमें समझ में आता है हाँ सर x डिस्प्लेस हुआ है तो रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स डायरेक्टली ड्राइव हो गया। बट एक्चुअल में वर्टिकल का डायरेक्टली ड्राइव ना होकर ये पूरा पैटर्न है जिससे हम रीस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में लिखूंगा F इक्वल टू एम ए से, तो मेरा टाइम पीरियड डिटरमाइन होगा। आ रही है बात समझ में? ओवरऑल यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा t इक्वल टू 2π√m अपॉन के। कहने का मतलब है स्प्रिंग को कैसे भी रख दो उसका टाइम पीरियड 2π√m अपॉन के ही आता है, उसका नेट फोर्स हमारा kx ही आता है। आ रही है बात समझ में? फोन हिल गया है क्या? नहीं, सही है। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारा कितना आएगा 2π√m अपॉन के। सिंपल। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, स्प्रिंग को अगर मैं वर्टिकल रखता हूं तो टाइम पीरियड यही होगा, हॉरिजॉन्टल रखता हूं तो यही होगा। चलिए इस केस से वेरीफाई करते हैं, जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है क्या ये इसमें भी वैलिड होता है, इंक्लाइन वाले में भी टाइम पीरियड हमारा सेम आता है या नहीं आता है। देखो बच्चों, लेट्स से मैं बोल देता हूं ये आपको इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ये एंगल है अपना थीटा। इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी। ठीक है, जैसे मैंने इस पर स्प्रिंग को ब्लॉक को लगाया तो ब्लॉक पर नीचे फोर्स कितना लगेगा mg साइन थीटा। इसके कारण बेटा इस पे डिस्प्लेसमेंट आ गया x नॉट। बैलेंसिंग लेंथ क्या है x नॉट। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो पहली इक्वेशन तो होगी mg साइन थीटा दैट इज इक्वल टू kx नॉट। करेक्ट, ये तो अपनी होगी पहली इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर बेटा इसने वही सेम वेलोसिटी गेन कर ली होगी, इसके कारण ये फर्दर x और डिस्प्लेस हुआ होगा। सो मैं बोल सकता हूं नेट फोर्स नाउ, तो नीचे तो कितना लग रहा है mg साइन थीटा और ऊपर कितना लग रहा है माइनस के kx प्लस एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं यहां से बोल दूंगा नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू आएगा अपना mg साइन थीटा माइनस kx माइनस के kx। करेक्ट, पहले तो x नॉट mg साइन थीटा से बैलेंस हुआ, उसके बाद फर्दर स्ट्रेच हुआ है। कहने का मतलब है इसका न्यूट्रल पॉइंट पता है यहाँ नेचुरल लेंथ पे ना होकर x नॉट पर होगा, ये इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में SHM करेगा। आ रही बात समझ में? तो mg साइन थीटा से तो kx नॉट कैंसिल आउट हो गया, f नेट इक्वल टू आया माइनस kx। वही सेम रीस्टोरिंग फोर्स आ गया, दूसरा है F इक्वल टू एम ए। अगर इनको सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड आएगा 2π√m अपॉन के। क्या बात निकल के आ रही है कि मैं स्प्रिंग को चाहे इंक्लाइन प्लेन पे रखूं, चाहे हॉरिजॉन्टल रखूं या वर्टिकल रखूं, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक दैट इज इक्वल टू आएगा 2π√m अपॉन के। उसकी पोजीशन को चेंज करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है। मैंने इंक्लाइन रखा तब भी मेरा रीस्टोरिंग फोर्स माइनस kx ही निकल के आया है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो पहले तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन करो, फिर अगला इंक्लाइन वाला हम लिखेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो।
अगला, अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन करो। यहाँ पर इस ब्लॉक को हमने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा है, तो आपको बताना है टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। चलिए अगली बातचीत करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। देखो भाई, अगला मैंने जैसे केस 4 बोला था, आपको दिया हुआ है ये लिफ्ट है, इससे और क्लियर हो जाएगा। इसमें ये स्प्रिंग है और यहाँ पर ये ब्लॉक को अटैच कर रखा है। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन a, तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्या इसका टाइम पीरियड 2π√m/k होगा या कुछ अलग होगा, इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, एफबीडी बनाया जाएगा। एफबीडी क्या बोलता है, नीचे लग रहा है mg, a एक्सीलरेशन के कारण नीचे लगेगा सर सूडो फोर्स, और ओवरऑल यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x0। तो फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी डेट इज kx0 विच इज इक्वल टू होगा mg प्लस m, राइट। kx0 इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस m, और इसके कारण इसको एक वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर अगर आप नेट फोर्स लिखोगे तो नेट फोर्स हो जाएगा mg प्लस ma माइनस kx प्लस x, माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो एफ नेट डेट इज इक्वल टू आ गया एम जी प्लस एम ए माइनस के एक्स माइनस के एक्स। के एक्स नॉट से एम जी प्लस एम ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा बेटा माइनस के एक्स, और दूसरा आपने पढ़ रखा है एफ इक्वल टू एम ए विच इज इक्वल टू माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, right? And if I compare both of the equation, so I can write kx इक्वल टू होगा हमारा m ओमेगा स्क्वायर x, x से x गया तो ओमेगा आएगा रूट के बाई एम। डेट मीन्स टाइम पीरियड आ जाएगा अपना 2π√m/k। वही सेम आंसर आ जाएगा जो आंसर हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के लिए था, जो वर्टिकल स्प्रिंग के लिए था, जो इंक्लाइन के लिए था। स्प्रिंग को आप किसी भी पोजीशन में रख लो, चाहे हॉरिजॉन्टल रखो, चाहे वर्टिकल रखो, चाहे इंक्लाइन पे रखो, या मैं लिफ्ट में रखूँ। अब लिफ्ट चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, इसका जो टाइम पीरियड है वो सेम रहने वाला है 2π√m/k, क्योंकि यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमारा माइनस kx ही आता है, करेक्ट। यहाँ पर हमारा रीस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, माइनस के kx। इसके कारण इसके जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो 2π√m/k होगी। आ रही बात समझ में? ये मैंने एक ही डायग्राम में एफबीडी बना लिया है, ये बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। वैसे मैं इसको डिटेल में समझा दूँ। पहले जैसे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, जैसे ही मैंने इसको लिफ्ट में रख के ब्लॉक को अटैच किया तो उसने नीचे की तरफ इस पर फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, एक तो mg और एक लगा ma। इसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया x0, और ये बैलेंस है। बट यहाँ पर ये वेलोसिटी फर्दर गेन कर लेगा, और वेलोसिटी गेन करने के कारण ये और स्ट्रेच होगा अप टू डिस्टेंस x। तो इसमें जो नेट स्ट्रेच है वो kx प्लस x0 होगा। वही डीलिंग है जो मैंने आपको वर्टिकल स्प्रिंग के लिए बताई थी। अगर आपको वर्टिकल स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो इसको भी समझना बहुत आसान है। जो हमने वर्टिकल स्प्रिंग के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यहाँ पर बेटा इनिशियली mg से x0 बैलेंस हुआ, फिर ये फर्दर स्ट्रेच हुआ, तो नेट स्प्रिंग फोर्स ये आता है। ओवरऑल अगर मैं लिखता हूँ नेट रीस्टोरिंग फोर्स हमारा माइनस kx ही आएगा। सेम इंक्लाइंड में भी हमारा माइनस kx आया, सेम बेटा लिफ्ट में भी हमारा माइनस kx है। क्लियर? तो एकदम आसान सा तरीका है। ब्लॉक को आप लिफ्ट के अंदर रखो, स्प्रिंग से अगर अटैच कर रखा है तो टाइम पीरियड सेम रहेगा 2π√m/k। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर बनती है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन करो। एक और न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ, एक और केस पर हम बातचीत कर लेते हैं कैसा कॉन्सेप्ट हमारा बन सकता है। और भी स्प्रिंग के डिफरेंट केसेस हैं, उन सब पर भी हम बातचीत करेंगे। चलिए, जैसे इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा हुआ है,
आपको दिया हुआ है बेटा ये कोई भी एक कार्ट है, ठीक है, ये कार्ट ए एक्सीलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसमें स्प्रिंग से कोई भी ब्लॉक को मैंने अटैच कर रखा। आपसे पूछा है टाइम पीरियड यहाँ पर क्या होगा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज 2π√m/k। और क्यों लिखा मैंने सीधा सीधा, क्योंकि पहले तो जो भी नेट फोर्स है वो स्प्रिंग को बैलेंस करेंगे, उसके बाद जो भी फर्दर स्ट्रेच होगा वो उसका रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर निकालोगे तो ये -kx ही आएगा। कहने का मतलब ये है कैसी भी प्रॉब्लम आपको दे दे, अगर एक सिंगल स्प्रिंग और एक ब्लॉक दिया हुआ है तो उसका टाइम पीरियड बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। टाइम पीरियड लिखने का तरीका होता है 2π√m/k। क्लियर? चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप नोट डाउन करो। ये भी एग्जाम्पल हमसे एक बार कंपटीशन में पूछा था, ठीक है, नीट एग्जाम में हमारे में आया हुआ है, एकदम आसान था। अगर आपने वो बेसिक पूरा पढ़ा हुआ है तो आप बिना सॉल्व करे टिक कर देते 2π√m/k। आ रही बात समझ में? तो पहला कॉन्सेप्ट तो बेटा ये हो गया कि अगर ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से टाइम पीरियड को लिखा जाए। अब बातचीत करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, स्प्रिंग पर। सेकंड, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखो बच्चों, अगर मैं कॉम्बिनेशन के बारे में बातचीत करूं तो दो टाइप का जनरली हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होते हैं। एक होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है बच्चों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्प्रिंग को दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, एक तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड पॉसिबिलिटी है हम उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें। सीरीज का मतलब क्या है, जैसे मैं इसमें पहला केस ले लेता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या है, तो सीधी सी बात है, अगर स्प्रिंग का एक एक एंड आपस में कनेक्टेड है, आपने पढ़ा होगा 10th में भी पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, 12th में भी हम कॉम्बिनेशन की बातचीत कर रहे होते हैं। सेम बेटा अगर मैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन को समझाऊं तो वही बात है कि अगर एक एक एंड आपस में जोड़ा गया है तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे, चलो इस बात को विजुलाइज करने का ट्राई करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है कि ये कोई भी एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। इससे मैंने बेटा ये एक दूसरी स्प्रिंग को कनेक्ट कर रखा है और इससे मैंने एक और स्प्रिंग को कनेक्ट कर रखा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्प्रिंग के आपस में एक एक एंड कनेक्टेड है, ये वाला एक एंड कनेक्टेड हुआ, फिर ये वाला एक, ठीक है। अगर एक एक एंड कनेक्टेड है, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड यू कैन कन्वर्ट दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग इनटू अ सिंगल स्प्रिंग। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लेट से इसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, तो आपसे पूछ लेता है कि सीरीज वाले का टाइम पीरियड क्या होगा। निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, अगर मैं कैसे भी इन स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ से मैं बोल दूंगा टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग दैट इज 2π√m/k। दैट मीन्स मेरा जो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होने वाला है वो ये है कि मैं इन स्प्रिंग को कैसे एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट करूँ। बात आ रही है समझ में? एक बार मैंने इनको एक ही स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। इसका टाइम पीरियड हमने पढ़ा है कि इसका टाइम पीरियड होगा 2π√m/k। तो पहली प्रॉब्लम बनती है कि अगर सीरीज में स्प्रिंग गिवन है तो उनको सिंगल स्प्रिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो बच्चों, इस फॉर्मूला को हम डिराइव भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, लेकिन हम समझने के लिए इस रिजल्ट को भी डिराइव कर लेते हैं। आपके स्कूल एग्जाम में भी हेल्प करेगा और आपके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एक्चुअल में होगा क्या कि बेटा यहाँ पर इस ब्लॉक पे फोर्स लगा, इसके कारण स्प्रिंग में स्ट्रेच आएगा। ये बेटा मासलेस स्प्रिंग है तो एक तरीके से मैं इसको एक स्ट्रिंग बोल सकता हूँ, एक एक एंड कनेक्टेड है। दैट मीन अगर पूरी सेम स्ट्रिंग है तो तीनों में आने वाला जो फोर्स होगा वो सेम होगा। सीरीज में हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि स्प्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। मतलब अगर मैं बेटा पहले के लिए लिखूं F तो ये होगा K1x1
सेकंड में लेट से डिस्प्लेसमेंट है x2 और थर्ड में है x3, तो इनमें प्रोड्यूस होने वाला जो फोर्स है वो सेम। ओवरऑल आप बोल सकते हो बेटा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट स्प्रिंग इज F अपॉन K1, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड स्प्रिंग इज F अपॉन K2 एंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड स्प्रिंग इज F अपॉन K3। एकदम आसान सी बात है कि आप पहली स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट, सेकंड स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट और थर्ड स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। ये होगा आपका F अपॉन K1, F अपॉन K2 एंड F अपॉन K3, राइट। अगर मैं इस पूरी स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट लेट से x है, वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट। अगर इसमें टोटल x आया है तो इसमें भी कितना आना चाहिए, x, तो यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो इसमें भी फोर्स k है, F अपॉन k नेट इज इक्वल टू F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2 प्लस F अपॉन K3। ओवरऑल अगर आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1 अपॉन k डेट इज इक्वल टू होगा अपना 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। अगर स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करें तो इनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट 1 अपॉन k विच इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। इस तरीके से हम नेट स्प्रिंग कांस्टेंट को लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में कि इफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ आई कन्वर्ट दीज स्प्रिंग इनटू अ सिंगल स्प्रिंग, तो सिंगल स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो होगा 1 अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। पहली बात, रेजिस्टेंस के बिल्कुल उल्टे रिजल्ट होंगे। रेजिस्टेंस में आपने पढ़ रखा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, लेकिन स्प्रिंग में अपोजिट हो जाएगा, पैरेलल वाले रिजल्ट सीरीज में आएंगे। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ड्राइव भी कर सकते हो। ओनली याद क्या रखना है कि यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला जो फोर्स है वो सेम रहेगा। और सेम क्या रहेगा, बिकॉज एक ही स्प्रिंग हो गई है पूरी, तो एक ही स्प्रिंग में तो एक ही टेंशन होता है, डेट मीन्स एक ही फोर्स होगा। आ रही है बात समझ में। तो पहला तो हो गया बेटा, स्प्रिंग अगर आपको दी हुई है उनको अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा। क्लियर। चलिए इस वाली बात को नोट डाउन करो, फिर अगली बातचीत करते हैं। अगर स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट के इफेक्टिव हमारा कितना आएगा। फिर चेक करेंगे इन पर बनने वाले भी न्यूमेरिकल, कैसे न्यूमेरिकल हमारे इस वाले पार्ट से रिलेटेड बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। फिर हम इस टर्म को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, सो नाउ सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातचीत करूँ तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं, इसका मतलब है क्या है। जैसे सीरीज का मतलब था अगर एक एक एंड आपस में कनेक्टेड है, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल का मतलब है अगर दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये बात समझ में, अगर स्प्रिंग के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है, कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो ये आपको सपोर्ट दिया हुआ है, ये कोई भी एक स्प्रिंग है, ये कोई भी एक स्प्रिंग है और ये कोई भी एक स्प्रिंग है। ये तीनों स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड हैं बेटा कोई भी एक सिंगल ब्लॉक से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, K2 एंड K3। अगर आप इन तीनों स्प्रिंग को चेक करोगे तो इनके एक एक एंड तो मास से कनेक्टेड है, एक एक एंड इनका सपोर्ट से कनेक्टेड है। ओवरऑल क्या होगा, मैं बोल सकता हूं बेटा कि ये जो कॉम्बिनेशन है डेट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर दोनों एंड एक ही जगह कनेक्टेड हैं, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। करेक्ट। नाउ यू वांट टू कन्वर्ट दिस कॉम्बिनेशन इनटू अ सिंगल स्प्रिंग। अगर मैं इसको सिंगल स्प्रिंग में बदलूं तो इसका के इफेक्टिव क्या आएगा, क्योंकि अगर मुझे के इफेक्टिव मिल गया तो मैं बोल दूंगा बेटा इसका टाइम पीरियड होगा 2π√m अपॉन के इफेक्टिव। मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूं अगर मुझे के इफेक्टिव मिल जाए। तो पहली बात तो हो गई इस तरीके से। पहला कॉम्बिनेशन तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। एक और पॉसिबल तरीका होता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सेकंड पॉसिबल वे क्या है,
मान लो ये कोई भी एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है। एक स्प्रिंग तो बेटा हमारी यहाँ पर कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग बच्चों हमारी इधर कनेक्टेड है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका है K2। अगर आप इन दोनों स्प्रिंग को एनालाइज करो तो देखो आपको मिलेगा कि इनके दोनों के एक एक एंड तो मास से कनेक्टेड है और एक एक एंड सपोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे एक एक एंड तो मास से कनेक्टेड है, एक एक एंड सपोर्ट से कनेक्टेड है, सेम यहाँ पर भी एक एक एंड मास से है और एक एक एंड सपोर्ट से है, इसलिए दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल। ये सीरीज नहीं है। अगर ओनली स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड होती, इस तरीके से दिया जाता, अगर इस तरीके से होता तो इसको हम बोलते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये दोनों स्प्रिंग एक ही हो गई तो दोनों में फोर्स सेम होगा, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये स्प्रिंग अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों के एंड सेम वे में कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ रही बात समझ में? और पैरेलल की खास बात क्या है, अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करता हूँ तो ये भी x डिस्प्लेस होगा, दैट मीन्स पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। सीरीज में अपना फोर्स सेम आया था और पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट अपना सेम होता है। आ रही बात समझ में? पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट में अपना कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें x आया है तो इसमें भी x आएगा और इसमें भी x आएगा। ओवरऑल अगर इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे तो आप पहले के लिए लिखोगे F1 इक्वल टू K1x, सेम सेकंड के लिए लिखोगे बेटा F2 इक्वल टू K2x, सेम थर्ड के लिए लिखोगे F3 इक्वल टू K3x, ऐसे ही नेट के लिए लिखोगे F इक्वल टू Kx। और बेटा अगर मैं इनको सम करता हूं तो यहां से प्रूफ होगा K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। पैरेलल में जो रिजल्ट आएगा, अगर स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट या K इफेक्टिव होगा अपना K1 प्लस K2 प्लस K3। आ रही बात समझ में? एकदम आसान सा तरीका है कि अगर कोई भी ब्लॉक से स्प्रिंग को अटैच किया जाए तो इनका K इफेक्टिव नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। या मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो इसका होगा K1 प्लस K2, बट ये पैरेलल नहीं है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। आ रही बात समझ में? तो ओनली जो लर्निंग है वो एक तो ये है कि बेटा सेम डिस्प्लेसमेंट होता है, सेकंड इसका जो K इफेक्टिव आता है वो हम लीनियर वे में सम कर सकते हैं, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं K1 प्लस K2 प्लस K3। आई बात समझ में? चलिए इस वाले कॉन्सेप्ट को भी आप नोट डाउन करो, फिर इन दोनों प्रॉब्लम को मिक्सअप करके न्यूमेरिकल की बातचीत करते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हमारे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पर आ सकती हैं। चलिए देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, लेट्स से मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको दिया हुआ है ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग कनेक्टेड और यहाँ पर ये m मास कनेक्टेड है। आपको बताना है बेटा इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अभी तक मैं आपको बता रहा था एक सिंगल स्प्रिंग और एक सिंगल ब्लॉक कनेक्टेड है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब हम बेटा मल्टीपल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स यहाँ पर हम यूज में ले रहे हैं। मैं बोल देता हूँ बेटा लेट से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K एंड 2K, ठीक है। ये है अपना 3K एंड 3K, ये है अपना 6K। आपको बताना है इनका नेट टाइम पीरियड क्या होगा। पहला न्यूमेरिकल एकदम आसान सा है, आपको चेक करना है कौन सी स्प्रिंग सीरीज में है, कौन सी पैरेलल में है। ओवरऑल आपको इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सिंगल स्प्रिंग में आप कन्वर्ट करोगे तो आप डिटरमाइन कर पाओगे K इफेक्टिव क्या होगा। तो आप लिख सकते हो टाइम पीरियड होगा 2π√m/K। ओनली जो हमारा लॉजिक लगने वाला है वो इस बात पर लगने वाला है कि K इफेक्टिव हमारा यहाँ पर क्या होगा। आ रही बात समझ में?
हमारा जो लॉजिक लगेगा वो किस बात पे लगेगा कि यहाँ पर के इफेक्टिव हमारा क्या होगा। सोचो बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे, किस तरीके से इसे लिखोगे, सोचो किस तरीके से इसका टाइम पीरियड लिखा जाए या किस तरीके से इसका के इफेक्टिव लिखा जाए, अल्टीमेटली हमारा टाइम पीरियड डिटरमाइन हो जाए। जो सॉल्व कर रहे हैं बच्चों वो वीडियो को पॉज कर लो, फिर अपना आंसर वेरीफाई करना, बाकी मेरे साथ समझ लो बेटा इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, मैंने आपको बताया एकदम आसान सा वे है कैसे भी मुझे इन मल्टीपल स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इनको एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर पाता हूं तो मैं बता दूंगा बेटा इनका टाइम पीरियड क्या होगा। चलिए चेक करते हैं। हाँ जी, ये तीनों स्प्रिंग आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में तो इनको मैं एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, करेक्ट। और इनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, डेट मीन 6K। इन तीनों को हमने क्या किया, एक स्प्रिंग बना दिया। सेम ये दोनों स्प्रिंग हमारी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। अगर ये दोनों भी पैरेलल में तो मैं इनको भी एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 3K एंड 3K, अगर बेटा इन दोनों को मैं एक स्प्रिंग बनाता हूँ तो ये भी कितना आ जाएगा अपना 6K। सिंपल। देन ये वाली जो स्प्रिंग है ये हमारी बेटा इनके साथ कनेक्टेड है, इसका भी टाइम पीरियड कितना है अपना 6K, और यहाँ पर ये m मास का ब्लॉक अटैच है, राइट। अगर मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पर टाइम पीरियड, तो ये तीनों अब कैसे कनेक्टेड हो गए अपने सीरीज में। अगर ये तीनों सीरीज में तो आप इनको एक बना सकते हो बाई यूजिंग ऑफ 1/k इफेक्टिव इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, और यहाँ से आ जाएगा हमारा बेटा k इफेक्टिव विच इज इक्वल टू 2K। k इफेक्टिव कितना आ जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर 2K, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो टाइम पीरियड आएगा 2π√m/2K। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, 2π√m/2K। ये एकदम सिंपल सा लॉजिक है। इस तरीके से आप मल्टीपल नंबर ऑफ स्प्रिंग को भी एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, एक सिंगल स्प्रिंग का टाइम पीरियड डिटरमाइन कर सकते हो। प्रॉब्लम आ रही है समझ में। तो बेटा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर भी हमारे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं जिन पर आपसे टाइम पीरियड पूछ लेता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन मैं नोट डाउन करता हूँ, जिन्होंने सॉल्व किया वो अपना आंसर वेरीफाई करना। अगर कहीं गलती हुई है तो उस गलती को नेक्स्ट टाइम मत करना अगले न्यूमेरिकल में। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये कोई भी m मास का ब्लॉक है, करेक्ट। यहाँ पर बेटा ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है, ये 3 स्प्रिंग, ठीक है। सेम इधर 2 स्प्रिंग, इधर 3 स्प्रिंग और इधर 2 स्प्रिंग। ये स्प्रिंग्स अटैच हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये m मास का ब्लॉक अटैच है। अगर मैं इन स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करूँ तो आपको दिया हुआ बेटा ये है अपना 2K, ये भी है अपना 2K, ये भी है 2K, that is 4K and this is 4K and this is 4K, that is a 3K, 3K and 3K, this is a 2K and 2K, this is a 4K and 4K, ठीक है। आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक क्या होगा। क्वेश्चन अच्छे से देखो, मल्टीपल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आपको गिवन है, आपको निकालना है इनका टाइम पीरियड क्या होगा। कैसे इनका हम टाइम पीरियड निकालें इसके बारे में आपको लॉजिक सोचना है। वीडियो को पॉज करो और अपना सॉल्व करना स्टार्ट करो। सोचो बच्चों इसके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। और मैंने जैसे आपको बताया है एकदम आसान सा तरीका है, बस आपको बेसिक फॉर्मेशन को समझना है कि इसका बेसिक फॉर्मेशन क्या है। अगर आपको ये वाली बात समझ में आती है तो आप बड़ी आसानी से लिख पाओगे इसके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। बेसिक स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से सोचना है कि बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो फिर मैं लिख पाऊंगा इसके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, बाकी मेरे साथ समझ लो, मुझे क्या करना है, कैसे भी मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है, जिससे ये m मास अटैच है। मैं इसका k इफेक्टिव निकाल लूँ तो सीधा सीधा मैं बोल दूंगा टाइम पीरियड होगा 2π√m/k इफेक्टिव।
एकदम आसान सा तरीका है कि मुझे तो सर टाइम पीरियड निकालने में लॉजिक नहीं लगाना, मुझे तो के इफेक्टिव निकालने में लॉजिक लगाना है। अगर मैं कैसे भी के इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेता हूं तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आ रही है बात समझ में कि कैसे भी मैं के इफेक्टिव की वैल्यू यहां पर डिटरमाइन कर लूं तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएगी। चलिए बच्चों सोच के देखते हैं कि टाइम पीरियड की वैल्यू के इफेक्टिव हम कैसे निकालें। तो सीधा सा है कि मुझे इन सारी स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग में बदलना है। अगर बच्चों मैं इनको बदलता हूं 2k एंड 2k दोनों सीरीज में तो कितना आएगा k, देख लो 2k को अगर मैं बदलूं तो ये कितना आ गया अपना k, ये तो ऑलरेडी अपना कितना है 2k। हाँ जी 4k तीनों सीरीज में अगर इन तीनों को एक बनाओगे तो ये आएगा 4k/3, करेक्ट। अगर मैं इधर वाला सॉल्व करता हूं 4k ये आ गया अपना 2k, इसको सॉल्व करोगे 3k तो ये आ गया अपना k, और यहां पर 2k तो ये आ गया अपना k। सीधा सीधा लिख सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन का 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल है तो 2 स्प्रिंग है k/2, 3 स्प्रिंग है k/3, n स्प्रिंग है तो k/n। सीधा सा लॉजिक लगाया मैंने, यहां पर ये डायग्राम हमारा अब इसमें कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। अब देखिए अगर बेटा मैं इन 3 स्प्रिंग को एक स्प्रिंग बनाता हूं तो ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में k एंड 2k 3k प्लस 4k/3, क्या आया अपना 3k प्लस 4k/3 कितना हो जाएगा 3 and 3 9 and 4 13k/3। इधर अगर आप लिखोगे 2k k एंड k ये कितना आ गया अपना 4k। इन तीनों को एक बना दिया, इन तीनों को एक बना दिया, करेक्ट। अब इस वाले डायग्राम को बस मुझे बेटा एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट करना है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे पता लग जाए तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर के इफेक्टिव क्या होगा। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो दोनों के एक एक एंड ब्लॉक से कनेक्टेड है, एक एक सपोर्ट से कनेक्टेड है। ओवरऑल मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये दोनों स्प्रिंग हमारी पैरेलल में कनेक्टेड है। दोनों स्प्रिंग आपस में कैसे कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में। आ रही बात समझ में। और अगर ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इफेक्टिव टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दोनों का सम, दैट मीन्स 13k/3 प्लस 4k, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25k/3। के इफेक्टिव कितना आ जाएगा अपना 25k/3। बस इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो तो टाइम पीरियड आएगा 2π√m/25k/3। आई बात समझ में नहीं आई, 2π√3m/25k। ये एकदम आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या करना होगा, बस मल्टीपल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स अगर हमको दी जाए तो इनको आपको एक सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का एकदम आसान तरीका है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस मेथड को फॉलो करके आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार आपने कन्वर्ट कर लिया देन यू कैन इजीली डिटरमाइन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, करेक्ट। चलिए इस वाले न्यूमेरिकल को भी नोट डाउन करो, फिर बातचीत करेंगे अगला स्प्रिंग ब्लॉक का कॉन्सेप्ट और कैसी प्रॉब्लम हमारी इससे रिलेटेड बन सकती है। 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, एक तो सिंगल स्प्रिंग और ब्लॉक जिसको मैंने अलग अलग पोजीशन पे रखा तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी। सेकंड मैंने आपको बताया अगर इस टाइप से हमें कॉम्बिनेशंस दिए जाएं तो टाइम पीरियड की वैल्यू अपनी क्या आएगी। आ रही बात समझ में। इन दोनों पैटर्न को फॉलो करके हम टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। अब बातचीत करते हैं थर्ड टाइप के कॉन्सेप्ट की और कैसी प्रॉब्लम हमारी स्प्रिंग ब्लॉक से रिलेटेड फ्रेम हो सकती है। चलिए देखो बच्चों, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग। अभी तक स्प्रिंग को कनेक्ट करके बड़ी स्प्रिंग बना रहे थे, अब स्प्रिंग को कट करना स्टार्ट करते हैं। कटिंग ऑफ ए स्प्रिंग, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना, ये भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और इस पर भी न्यूमेरिकल हमारे अच्छे खासे बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, आपको दिया हुआ है कि ये कोई भी सपोर्ट है, इस सपोर्ट से मैंने बेटा एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा और यहाँ पर ये मैंने m मास का ब्लॉक लगा रखा है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों हमारा k। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है।
अगर आपसे मैं इसका टाइम पीरियड पूछूं तो आप बड़ी आसानी से बोल दोगे सर इसका टाइम पीरियड होगा 2π√m/k। अब तो स्प्रिंग का सर हमें याद हो गया, अब तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं। आप स्प्रिंग ब्लॉक बस नाम बोलो, टाइम पीरियड होगा 2π√m/k। करेक्ट। नाउ इफ आई कट दिस स्प्रिंग इनटू 2 पार्ट्स, मैं क्या करता हूं बेटा, इस स्प्रिंग को 2 पार्ट में कट कर देता हूं और अब मैंने एक पार्ट से ब्लॉक को हैंग कर रखा है। अब बताना है आपको टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही मैं स्प्रिंग को कट करता हूं तो बेटा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ओवरऑल इसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। ओवरऑल अब नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√m/k। अगर जैसे ही मैंने स्प्रिंग को यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर स्प्रिंग की लेंथ में चेंज हुआ तो ओवरऑल इसके स्प्रिंग कांस्टेंट में भी चेंज होगा और नया स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k। ओवरऑल नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k। तो आपसे पूछ लेता है ये नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, या आपसे पूछ लेगा कि ये जो टाइम पीरियड नया होगा ये नया टाइम पीरियड क्या होगा। इस वाली बात को कैसे निकाला जाए, कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। क्या हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे ही मैंने स्प्रिंग को कट किया तो इसका नया टाइम पीरियड हमारा क्या बनने वाला है, इस वाली बात को आपसे पूछ लेता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम समझने का ट्राई करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। आ रही है बात समझ में, कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए देखो बच्चों, अगर मैं कटिंग की बातचीत करूं तो 2 टाइप से कटिंग की प्रॉब्लम बन जाती है। एक तो स्प्रिंग को इक्वल पार्ट में कट किया है, दूसरी प्रॉब्लम बनती है अगर स्प्रिंग को मैंने अनइक्वल पार्ट में कट किया है। एक बार तो मैं इसे इक्वल पार्ट में कट कर रहा हूं और सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी क्या है कि अगर स्प्रिंग को अनइक्वल पार्ट में कट किया जाए। इक्वल पार्ट वाली प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करना है, अनइक्वल वाली को कैसे करना है, या मैं ऐसा बोलूं अनइक्वल वाली अगर आपको आ गई तो इक्वल वाली तो ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएगी। आ रही है बात समझ में। चलिए जैसे मैं इसमें पहला केस ले लेता हूं बेटा, इक्वल पार्ट वाला। मान लो आपको बोला है कि ये कोई भी एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ है L0 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। ठीक है, लेंथ L0 है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K। नाउ स्प्रिंग इज कट into n इक्वल पार्ट्स। अब मैं क्या करता हूं बेटा, स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में कट कर देता हूं। नाउ स्प्रिंग इज कट into n इक्वल पार्ट्स, देन न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट। हुआ क्या, आपको पहले स्प्रिंग दी हुई थी जिसकी टोटल लेंथ है L0, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अब मैं बेटा इस स्प्रिंग को छोटे छोटे n इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा हूं। लेट्स से इसका एक छोटा सा पार्ट मैं यहां पर ले लेता हूं, ये इसका छोटा सा पार्ट है जिसकी अब लेंथ कितनी रह गई, L0/n। मुझे बताना है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। करेक्ट, देखिए कैसे निकाल सकते हो, अब समझ लेना। यहां पर कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। इनिशियली स्प्रिंग की लेंथ L0 थी, स्प्रिंग कांस्टेंट था K। जैसे ही मैंने इसको n पार्ट्स में कट किया तो अब लेंथ रह गई L0/n। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट रह गया K डैश। अगर मैं इन सारी स्प्रिंग को वापस से सीरीज में लगा दूं तो हमारी सेम यही स्प्रिंग बन जाएगी। भाई मैंने n पार्ट में कट किया है, इन सबको आपस में जोड़ दूं मैं सीरीज में तो वापस से सेम स्प्रिंग बन जाएगी। तो वापस से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाना चाहिए, K। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ये 1/K डैश को कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि एक का है K डैश, ऐसे सभी का होगा K डैश। सभी को सीरीज में कनेक्ट किया है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/K डैश प्लस 1/K डैश अप टू n टाइम्स ऑफ 1/K डैश विच इज इक्वल टू 1/K। क्लियर। यहां से हमारा क्या आ गया बेटा, 1/K डेट इज इक्वल टू n/K डैश, मतलब कि K डैश इक्वल टू nK। तो ओवरऑल इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो चेंज होगा और लेंथ को कम करूंगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, nK। आ रही है बात समझ में।
जैसे ही मैं स्प्रिंग को कट करता हूँ तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता है, और कितना हो जाएगा, अगर इक्वल एन पार्ट्स में कट किया है तो एक पार्ट का होगा एन के। कैसे प्रूफ हुआ कि मान लिया था मैंने छोटे वाले सेक्शन का के डैश है, और इन सारे छोटे सेक्शन को अगर मैं सीरीज में जोड़ता हुआ जाऊं तो वापस से बड़ी स्प्रिंग बन जाएगी। मतलब कि उन सबका इफेक्टिव किसके इक्वल होगा, के। तो मैंने बस वो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया तो मैं निकाल सकता हूँ बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा एन के। और अगर मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया तो मैं बता दूंगा टाइम पीरियड इसका क्या होगा। आ रही है बात समझ में? इक्वल पार्ट का एकदम सिंपल सा लॉजिक है, जितने पार्ट्स में कट कर रहे हो उतने टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन करो। इस इक्वल पार्ट पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर अगली बातचीत करेंगे हम अनइक्वल पार्ट पर। अनइक्वल पार्ट पर हमारा कैसा न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं इस पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लो आपको बोला है ये कोई भी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। नाउ स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, देन डिटरमाइन न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट। एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पर बातचीत कर लिया, सीधा सीधा मैंने क्वेश्चन ले लिया है। स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया है तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, या आपसे पूछ ले बेटा न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपको बताना है। डिटरमाइन न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट और न्यू टाइम पीरियड। किस तरीके से इसको लिखा जाए इसके बारे में हम बेटा सोच के देखते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो स्प्रिंग को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा हूँ, ठीक है, 1, 2 और 3। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे एक पार्ट इसका ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, सिंपल। तो अब इसकी लेंथ कितनी रह गई, L0/3, ये भी L0/3, ये भी L0/3। मान लिया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के डैश, तो इसका भी के डैश, इसका भी के डैश, सिंपल। तो आप बोल सकते हो 1/k दैट इज इक्वल टू होगा 1/k डैश प्लस 1/k डैश प्लस 1/k डैश, विच इज इक्वल टू आएगा 3/k डैश। और यहाँ से ओवरऑल के डैश डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3k। के डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 3k। डेट मीन्स अगर स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करें तो इनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट अपना एक सेक्शन का आएगा 3k। या मैं अगर बेटा न्यू टाइम पीरियड की बातचीत करूँ तो ये आएगा 2π√m/3। आ रही है बात समझ में? नया स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा 3k और न्यू टाइम पीरियड आएगा 2π√m/3k। ये एकदम आसान सा तरीका है, आसान सा वे है इसको सॉल्व करने का। आ रही बात समझ में? तो देखिए बच्चों, पहला तो हो गया कि अगर स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में कट करें तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, न्यू टाइम पीरियड क्या होगा। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इक्वल पार्ट्स में अगर कट किया जाए तो बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगली बातचीत करते हैं अनइक्वल पार्ट्स की। अगर स्प्रिंग को हम अनइक्वल पार्ट्स में कट करें तो कैसे डील करना है प्रॉब्लम को, इसको आप नोट डाउन कर लो। इक्वल पार्ट वाला तो एकदम आसान है, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना कि स्प्रिंग वाला एक छोटा सा फॉर्मूला था 2π√m/k, लेकिन इस पर कितने टाइप की हमारी प्रॉब्लम फ्रेम होगी, क्या क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर बन गए। ठीक है, चलिए अगली बातचीत करते हैं अनइक्वल्स पार्ट्स। इसको आप समझ लेना, इस पर क्वेश्चन अच्छा बनता है। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है ये कोई भी एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है अपनी L, ठीक है। अब मैं इस स्प्रिंग को 2 हिस्से में कट कर देता हूँ। ये सीजर से मैंने इसको कट कर दिया। एक लेंथ तो ले ली L1 और एक लेंथ है अपनी L2। इसका पहले स्प्रिंग कांस्टेंट था K और लेंथ थी L0। अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया। एक पार्ट तो बेटा हमारा ये छोटा वाला आ गया, ठीक है। एक पार्ट बच्चों ये हमारा बड़ा वाला। छोटे वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और बड़े वाले का है K2। आ रही बात समझ में? जैसे ही मैंने इसको कट किया
तो एक छोटा वाला पार्ट आ गया, एक बड़ा वाला आ गया। छोटे का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K1, बड़े वाले का है K2। तो मुझे बताना है ये K1 और K2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ लेता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो यही बनता है, अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करूं तो वापस से सेम स्प्रिंग फॉर्म हो जाएगी। डेट मीन मैं यहां पर बोल सकता हूं 1/K दैट इज इक्वल टू होगा 1/K1 प्लस 1/K2। 1/K विच इज इक्वल टू होगा अपना 1/K1 प्लस 1/K2। ये तो एकदम आसान है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको दो हिस्से में कट किया तो 1/K इक्वल टू होगा 1/K1 प्लस 1/K2, करेक्ट। अगला देखिए, अब यहाँ पर बेटा ये तो दो वेरिएबल हैं, एक ही इक्वेशन है, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और क्या होगा, जैसे बेटा मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो इनमें प्रोड्यूस होने वाला फोर्स क्या होगा, सेम होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर लिखा जाता है बेटा कि जो kx है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट लेंथ दैट इज इक्वल टू होगा हमारा K2L2। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो L के इनवर्सली है। जैसे आपने देखा ना, जितनी छोटी मैं लेंथ करता जा रहा हूँ स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ चला गया। जैसे मैंने स्प्रिंग को n छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया तो एक छोटे पार्ट का आया था n टाइम्स ऑफ K। दैट मीन्स जितनी छोटी लेंथ है उतना ज़्यादा अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ KL इक्वल टू कॉन्स्टेंट या K1L1 इक्वल टू होगा K2L2, जहाँ से आप बोल सकते हो K1/K2 दैट इज इक्वल टू होगा L2/L1। ये होगी हमारी बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम K1 और K2 की वैल्यू निकालते हैं। ओवरऑल हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर पाते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट आ रहा है। इस एक आसान से तरीके को हमें फॉलो करना है। इस आसान से तरीके से हम बता सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। इस वाले कॉन्सेप्ट को लिखो, इस पर भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से इस बात को समझना और आसान होगा। एग्जाम्पल से हम पूरा निकाल लेंगे इसका फाइनल कॉन्सेप्ट हमारा क्या आने वाला है, कैसे हमें इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है। चलिए देखो बच्चों, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो आपको दिया हुआ है बेटा ये कोई भी स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसकी लेंथ है L, ठीक है। नाउ आई कट दिस स्प्रिंग इनटू टू पार्ट। एक तो लेंथ हो गई बेटा इसकी L/3, दूसरी लेंथ है 2L/3। एंड इससे पहले ये M मास का ब्लॉक अटैच कर रखा था। नाउ दीज स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन दैट वे, ठीक है। ये तो अपनी L/3 लेंथ वाली स्प्रिंग है, ये अपनी 2L/3 लेंथ की स्प्रिंग है। अगर इसका टाइम पीरियड T है तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्वेश्चन समझ लो, कोई भी एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लेंथ L है। नाउ स्प्रिंग इज कट इनटू टू पार्ट्स, एक लेंथ L/3 की है, एक 2L/3 की है, जिनको फिर बाद में मैंने इस पैटर्न में कनेक्ट किया है। तो न्यू टाइम पीरियड आपको डिटरमाइन करना है, न्यू टाइम पीरियड की वैल्यू अपनी क्या होगी। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करो, सोचो इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या फाइनल अपना आंसर आएगा। तो देखो बच्चों, जो सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लो, बाकी मेरे साथ समझ लो कैसे निकालना है। सीधा सा है तरीका। अगर मैं कैसे भी इन स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लूँ, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका है K2, तो मैं बोल दूंगा बेटा K इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू होगा हमारा K1 प्लस K2, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग हमारी पैरेलल में कनेक्टेड है। ओवरऑल मैं बोल दूंगा यहाँ पर टाइम पीरियड आएगा हमारा 2π√m/K1 प्लस K2। बात आ रही है समझ में, एकदम आसान सा तरीका है टाइम पीरियड लिखने का, 2π√m/K1 प्लस K2। इस तरीके से हम बोल सकते हैं नेट टाइम पीरियड की वैल्यू अपनी क्या होगी, करेक्ट। अब देखिए ओनली जो लॉजिक बचता है वो ये है कि K1 और K2 मेरा निकल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब इसे कैसे लिखोगे, तो मैंने आपको बताया पहली इक्वेशन तो फॉर्म होगी बेटा 1/K दैट इज इक्वल टू होगा 1/K1 प्लस 1/K2। बिकॉज अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करता तो सेम स्प्रिंग बन जाती, तो 1/K इक्वल टू दिस वन।
और सेकेंड इक्वेशन आप क्या लिखने वाले हो बेटा, K1 अपॉन K2 डेट इज इक्वल टू होगा हमारा L2 अपॉन L1। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो L2 तो है मेरा 2L/3, L1 है मेरा L/3, ओवरऑल ये आ जाएगा। यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो K1 इक्वल टू आ गया अपना 2K2। ये इक्वेशन नंबर अपनी सेकेंड है, राइट। मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड निकाल ली। इस वैल्यू को बेटा यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से बनेगा 1/K डेट इज इक्वल टू K1 को मैं लिख सकता हूँ 2K2 अपॉन K2। एलसीएम आ गया हमारा 2K2 1 + 2 डेट इज 3/2 K2। ओवरऑल वैल्यू ऑफ K2 कितनी आ गई, 3K अपॉन 2। वैल्यू ऑफ K2 कितनी आ गई, 3K अपॉन 2। और अगर बेटा वैल्यू ऑफ K1 मैं लिखूंगा तो ये अपनी कितनी आ जाएगी, 3K। दोनों की वैल्यू मिल गई। बस इस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दो तो न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 2π√m अपॉन 3K + 3K अपॉन 2। आ रही बात समझ में? एकदम आसान सा तरीका है टाइम पीरियड निकालने का, बस हमें लॉजिक समझना होता है कि क्या लॉजिक यहाँ पर हमारा अप्लाई हो रहा है। अगर आपको बोला जाए स्प्रिंग को कट किया है, इक्वल पार्ट्स में कट किया है, जब तो एकदम ही आसान है। ये मल्टीपल टाइम्स 2 पार्ट्स में कट किया है तो 2K हो जाएगा, n पार्ट्स में कट किया है तो nK हो जाएगा। बट अगर अनइक्वल कट किया है तो 2 इक्वेशन होती हैं बेटा, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, सेकंड K1 अपॉन K2 इक्वल टू L2 अपॉन L1 आप अप्लाई करोगे तो आप आंसर निकाल सकते हो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, या स्प्रिंग को वापस से रीअरेंज करके कोई न्यू स्ट्रक्चर दे दे तो उसका टाइम पीरियड अपना क्या होगा। आ रही बात समझ में? ये एक हमारा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला थर्ड टाइप का हमारा कॉन्सेप्ट हो गया स्प्रिंग में, कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को अगर कट करके लिखा जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, लिख लो। इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ स्प्रिंग ब्लॉक के, जहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। 3 कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने बताए हैं। एक तो सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जिसको मैंने अलग अलग सिस्टम में रखा था। सेकंड था कॉम्बिनेशन, और थर्ड था बेटा हमारा कटिंग। करेक्ट? चलिए अगली बात को समझने का ट्राई करते हैं, और प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर फ्रेम हो सकती है और कैसे क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट की बातचीत करूं कि लेट से मैं बोल देता हूं आपको दिया हुआ है ये कोई भी स्प्रिंग है, इससे ये m मास अटैच है और स्प्रिंग का मास है ms। हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है, एक बार एक क्वेश्चन ये एम्स में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर स्प्रिंग का भी मास दिया जाए तो टाइम पीरियड होता है बेटा 2π√m + ms/3 अपॉन K। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर K है। ये डायरेक्टली अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे भी अब अपने सिलेबस में नहीं है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, अभी तक मैं बोल रहा था कि बेटा स्प्रिंग मल्टीपल है लेकिन ब्लॉक एक है, बट ऐसे भी तो दे सकता है कि ब्लॉक 2 हो और स्प्रिंग 1 हो। अब बताओ जी टाइम पीरियड क्या होगा। करेक्ट? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, रिवर्स कर दिया है। अब यहाँ पे 2 स्प्रिंग या मल्टीपल नंबर ऑफ स्प्रिंग ना देके स्प्रिंग 1 दी हुई है, लेकिन ब्लॉक यहाँ पर मैंने 2 कर दिए हैं। एक m1 ब्लॉक दिया हुआ है, एक हमें m2 मास का ब्लॉक दिया हुआ है। इसका अगर मुझे लिखना है बेटा टाइम पीरियड क्या होगा, तो ऐसा कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको नहीं पढ़ा है कि इसका टाइम पीरियड कैसे लिखा जाए। तो देखो बच्चों, इनको सॉल्व करने का एकदम आसान सा तरीका है। यू कैन कन्वर्ट दीज 2 ब्लॉक इनटू अ सिंगल ब्लॉक, जिसका इफेक्टिव मास आता है बेटा म्यू, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस मास। यहाँ पर ये जो म्यू होता है डेट इज कॉल्ड रिड्यूस मास, एंड वैल्यू ऑफ दिस रिड्यूस मास डेट इज इक्वल टू आती है m1 m2 अपॉन m1 + m2। ओवरऑल यू कैन राइट टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू होगा 2π√m अपॉन K, डेट मीन्स म्यू अपॉन K। ठीक है? तो अगर इस टाइप की आपको प्रॉब्लम दी जाए, एक ब्लॉक की जगह 2 ब्लॉक दिए जाएं, उनको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, then in that case you can also determine the time period which is equal to होगा 2π√μ अपॉन K, and mu is m1 m2 अपॉन m1 + m2। किस तरीके से ड्राइव होता है, डेट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आप डायरेक्टली याद रख सकते हो नीट एग्जाम में। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व करें तो जेई लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने आपको बताया। आ रही बात समझ में? तो देखो बच्चों, अगर मैं ये सारी बातें आपको कंपाइल करूं कि हमने क्या क्या स्प्रिंग ब्लॉक में पढ़ा,
मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी स्प्रिंग से एक मास पार्टिकल को अटैच किया जाए तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स आता है हमारा -kx। सेकेंड इक्वेशन बनती है बच्चों हमारी F = ma से, और इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करके लिख सकते हो टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू आएगा 2π√m/k। टाइम पीरियड कितना होगा अपना 2π√m/k। आ रही बात समझ में? फिर मैंने बोला चाहे स्प्रिंग वर्टिकल हो, चाहे स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो और इंक्लाइन पर हो, ठीक है, या ये लिफ्ट में रखी हुई हो, कोई भी केस हमें दिया जाए हमेशा टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो 2π√m/k आती है। उसका रीजन है कि यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा आता है वो होता है F = -kx। सेकेंड इक्वेशन होती है F = ma। इन दोनों को सॉल्व करने पे टाइम पीरियड हमारा 2π√m/k ही आएगा। करेक्ट? चाहे प्रॉब्लम आपको मैंने वर्टिकल स्प्रिंग के रेस्पेक्ट में सॉल्व करके बताया, मैंने आपको बेटा इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व करके बताया, सेम मैंने बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको लिफ्ट के लिए भी सॉल्व करके बताया, ठीक है। और जब तीनों केसेस को हमने डिटेल में समझा तब भी हमारे टाइम पीरियड की जो वैल्यू आई थी वो आ रही थी अपनी 2π√m/k। इसमें कहीं भी कोई भी चेंज अपना नहीं था। करेक्ट? अगला फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया कि यहाँ पर अब कार्ट को हॉरिजॉन्टल मूव करा दे, तो मैंने बोला ये एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक दिया हुआ है तो टाइम पीरियड यही रहेगा, चाहे प्रॉब्लम को वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। देन हमने पढ़ा बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, जिसमें सीरीज और पैरेलल दो टाइप का अपना कॉम्बिनेशन होता है। पहले हमने समझा सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। सीरीज में अल्टीमेटली फोर्स अपना सेम रहता है और फाइनल जो रिजल्ट हमारा कंक्लूड हुआ दैट वाज 1/k = 1/k1 + 1/k2 + 1/k3। राइट? देन सेकंड पढ़ा बेटा हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें पैरेलल का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा आया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहती है और प्रूफ हुआ k = k1 + k2 + k3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को समझा। फिर हमने निकाला बेटा इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, अगर आपको मल्टीपल ग्रुपिंग करके दिए जाएं, स्प्रिंग को ऐसे जोड़ के दिया जाए तो इनका बेटा टाइम पीरियड क्या होगा या इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, उनको लिखने का बड़ा आसान सा तरीका है। राइट? फिर आया बेटा हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग, जिसमें मैंने बोला दो टाइप की कटिंग पॉसिबल है, एक तो इक्वल पार्ट्स में कटिंग और सेकंड अनइक्वल पार्ट्स में कटिंग। अगर इक्वल पार्ट्स में कट करें, लेंथ जैसे छोटा करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर n पार्ट्स में कट किया है तो n के हो जाएगा, 10 पार्ट में कट किया है तो 10 के हो जाएगा। करेक्ट? तो इक्वल पार्ट से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किया। फिर मैंने आपको बताया बेटा अनइक्वल पार्ट्स में कट करें तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो ये वाला, सेकंड k1/k2 = L2/L1। इनकी हेल्प से हम k1 k2 को डिटरमाइन कर लेते हैं और इस पर भी हमने न्यूमेरिकल को डिस्कस किया, कैसा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर फ्रेम हो सकता है। इसके बाद बच्चों फिर हमने बातचीत की कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में कि स्प्रिंग का मास वगैरह दिया जाए तो वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमारे क्या होंगे। आ रही बात समझ में? ये पूरा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कि अगर स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच है तो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल हमारे फ्रेम हो सकते हैं। हालांकि आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, उनको आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अटेम्प्ट करना। आप सारे न्यूमेरिकल्स अब अटेम्प्ट कर सकते हो, हमने सारे कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर में कवर किया है। अगर स्टिल आपकी यहाँ तक कोई भी क्वेरी है, कोई कॉन्सेप्ट क्वेरी है या कोई न्यूमेरिकल में आप फंस जाते हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप पर। Clear? So thank you for watching this video. Now we'll continue next topic, time period of simple pendulum, in next lecture. Thank you.